तालिबानियों की तादाद 70,000 के आसपास थी, जबकि अफगानिस्तानी फौज जो है उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं। तो ये कैसे फौज ने तालिबानियों के सामने सरेंडर कर दिया? फौज के लिए जो हथियार हैं वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका मोराल, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन और सबसे बड़ी बात लीडरशिप। क्या आपको लगता था सर कि देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबानियों के सामने इस तरह से हथियार डाल देंगे या अचानक देश छोड़कर भाग जाएंगे? बड़ी शर्मनाक चीज़ उन्होंने की है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी कमज़ोरी उन्होंने दिखाई है। सर, तालिबानियों की सोच कट्टरपंथी इस्लामिक सोच। आपको लगता है कि कानून का राज अफगानिस्तान में कायम हो पाएगा? अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की तो राज नहीं चल पाएगा। अमेरिका का खरबों रुपया अफगानिस्तान में खर्च हुआ सर, बहुत सारे सैनिक, अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। क्या मिला अमेरिका को? आखिर में तो उनको बल्कि बदनामी ही कहे, जिस तरीके से वो भागे हैं तो उनकी अपनी इज्जत के ऊपर लोग अभी उंगली उठाएंगे। तालिबान का कब्जा जब अफगानिस्तान पर हुआ तो चीन ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने तुरंत उनके समर्थन में उनके साथ खड़े नजर आए। हर एक नेशन जो है अपनी अपनी इंटरेस्ट देखता है। भारत ने सर अफगानिस्तान की संसद बनाई, अफगानिस्तान के विकास के लिए हमने भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। हमको क्या मिला सर? इस वक्त हम कह सकते हैं कि वो हमारा कोलैटरल नुकसान हुआ है। उसके साथ में अफगानियों के दिल में जो है और भी जगह बन गई है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका कभी ना कभी ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। अमेरिकी सेनाओं के वापस लौटते ही अफगानिस्तान में अराजकता की स्थिति है। चीन, रूस और पाकिस्तान तालिबान के साथ आखड़े हुए हैं। ऐसे में भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे भारतीय थल सेना के पूर्व चीफ वीपी मलिक साहब से। मलिक साहब, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद। अफगानिस्तान में अराजक तख्ता पलट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इवेंट हुआ है, और जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है जी, तो उसका असर जो है पूरे रीजन में होगा, और हो सकता है कि उसका असर बाकी दुनिया को भी देखना पड़े। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस वजह से भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान ऐसे देशों के ऊपर तो काफ़ी असर पड़ेगा जी, और ख़ासकर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो पहले से ख़राब हो गई है। ये सर, तालिबानियों की तादाद 70,000 के आसपास थी, जबकि अफगानिस्तानी फौज जो है उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं। तो ये कैसे फौज ने तालिबानियों के सामने सरेंडर कर दिया? देखो, एक फ़ौज को बनाना जी जो है वो मुश्किल काम है, जी, और उसके बना के उसको इफ़ेक्टिव रखना ये मुश्किल काम है। लेकिन एक फ़ौज को डिस्ट्रॉय करना जो है वो बहुत आसान काम है। जी, अब मेरा ये मानना है कि ये जो इतनी बड़ी फ़ौज अफ़गानिस्तान में खड़ी हुई, उनमें जो उनकी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप और फ़ौजी लीडरशिप जो थी, वो काफ़ी करप्ट रही है, और उसके बीच में नेपोटिज़म था। एक दूसरे के ट्राइब की जो एफिलिएशन थी उसको लाए गए, और जो लीडरशिप और जो जवान हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। जी, मैंने ये भी सुना है कि जो उनके फ़ौज के जो जवान थे उनको कई महीने तनख्वाह भी नहीं मिली। जी, जी, तो जब इतना बड़ा गैप हो जाए और लीडरशिप इतनी ख़राब हो जाए तो आप उस फ़ौज से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ़ौज के लिए जो हथियार हैं वो ज़रूरी होते हैं, जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका मोराल और उनका ऑर्गेनाइजेशन जी, और उनका मोटिवेशन और सबसे बड़ी बात लीडरशिप। क्या आपको लगता था सर कि देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबानियों के सामने इस तरह से हथियार डाल देंगे या अचानक देश छोड़कर भाग जाएंगे? आप किसी भी करप्ट लीडर्स को
ऐसा ही होता है। जी। बड़ी शर्मनाक चीज़ उन्होंने की है जी। कि अपना देश पूरा छोड़ के वो भाग गए। और सो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी कमज़ोरी उन्होंने दिखाई है। जी। जो उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हैं वो अभी पंजशीर में टिके हुए हैं और जो कुछ फौजी इधर उधर छिटके हुए हैं उनको पंजशीर में फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। क्या आपको लगता है कि वो तालिबान से अफगानिस्तान को फिर मुक्त करा पाएंगे? देखो, उन्होंने स्टेटमेंट दी है जी। ऐसी, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि उनके साथ में कितने लोग और चलते हैं। जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पुराना ताजिक लीडर था जिसके बहुत इज़्ज़त की जाती थी, मसूद, उनका बेटा उनके साथ में है। जी। लेकिन अभी ये बहुत कम समय हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। अभी सर तालिबानियों ने विरोधियों को आम माफ़ी की घोषणा की थी, बावजूद इसके सेना के 4 कमांडरों को उन्होंने भीड़ के सामने मार डाला। तो ये दोगली भाषा नहीं है कि एक तरफ आम माफ़ी की बात करते हैं, एक तरफ भीड़ के सामने सेना के कमांडरों को सरेआम हत्या कर दी जाती है? यही बात जो है हमको देखनी है। जी। जो तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट दी हैं अभी जी। काबुल को के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद में, वो स्टेटमेंट उनको वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये देखने की बात है। जी। उनका अपनी पब्लिक के साथ में कैसा बर्ताव रहता है, ख़ासकर औरतों के साथ में। जी। उनका पाकिस्तान के साथ में क्या रिलेशन रहता है, बाकी दुनिया के साथ में क्या रिलेशन, ये जो चीज़ें हैं इनको हमको देखना पड़ेगा कुछ दिन। और आप सही कह रहे हैं कि ये डबल टॉक हो रही है, लेकिन थोड़ी देर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी कैसे करते हैं। आफ्टर ऑल दुनिया को उनके साथ में चलने के लिए सारी दुनिया देख रही है, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया भी देख रही है। और उसके बाद में क्या कंसेंसस बनता है, ख़ासकर उन देशों का जो इसमें अफेक्टेड हैं, ये देखने की ज़रूरत है। सर, तालिबान ने महिलाओं को भी इस बार सत्ता में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। इससे पहले जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे थे, राज कर रहे थे, तब महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी वहाँ। लेकिन इस बार उन्होंने कहा हम रचनात्मक भूमिका निभाएंगे और महिलाओं को भी सत्ता में भागीदारी देंगे। लगता है आपको? अगेन ये दोहरी बात हो सकती है। जी। तो ये तो काम जब होगा उसके ऊपर फिर यकीन किया जाएगा। इस वक्त कहने से, मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था कि कहनी से करनी बहुत ज़रूरी होती है। जी। जी। तो अभी क्या करते हैं उसको देखना पड़ेगा। अब वहाँ की महिलाओं के जो बयान आए हैं वो तो सर यही हैं कि हमें फिर से बुर्का डालना पड़ेगा, हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सही बात है। और बुर्का उनको पहनना पड़ेगा। जिसको अपनी जान की परवाह होगी तो वो जो भी कदम उठाने पड़ेंगे तो करेंगे। और बुर्का भी उसमें से एक चीज़ है। जी। तो वो उनको जब बाहर निकल नहीं सकते बिल्कुल बगैर बुर्के के, तो और कोई इनके पास चारा भी तो नहीं है। जी। सर, तालिबानियों की सोच कट्टरपंथी इस्लामिक सोच है। आपको लगता है कि कानून का राज अफगानिस्तान में कायम हो पाएगा? देखो, यही बात है कि जिस किस्म की उनकी कट्टर की सोच है और पिछले 20 साल में जो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान चला है, उसकी पब्लिक चली है, उनको हर एक चीज़ का फ्रीडम था, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। और कई चीज़ें होती हैं जो आपकी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन उसको जब आप पब्लिक के साथ में, डीलिंग के साथ में आप करना चाहते हो तो उसमें बहुत मुश्किल आती है। जी। तो ये बात जो है हमको देखनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से वहाँ पर राज करते हैं। और अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की तो राज नहीं चल पाएगा। जी। और जिस तरीके से पहले हुआ था, आपने देखा था जब उन्होंने औरतों को लैशिंग करनी शुरू की या उनको शूटिंग करनी शुरू की, तो फिर क्या हुआ नतीजा उसका कि लोगों ने उनके ऊपर हमला किया।
ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से राज करते हैं, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। सर, एक आर्मी चीफ के नज़रिए से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान को अखाड़ा क्यों बना रखा है? नहीं, इसमें देखिए यूएसए की जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ हैं वो मेरे हिसाब से अपनी दिशा बदलती रही हैं, और एक बड़ा कारण वो है। देखिए, जब 2001 में यूएसए ने अपने साथियों के साथ में काबुल पर हमला किया था, तो उनका एक ही मुद्दा था कि तालिबान को वहाँ से हटाएंगे, रिजीम चेंज का। जब उन्होंने वो कर लिया तो थोड़े कुछ सालों के बाद में, 2-3 सालों के बाद में, उन्होंने अपना ध्यान जो है वो इराक में लेके गए। जी। तो ऐसी बातें जो हैं स्ट्रेटेजिक, ये सही नहीं होती मानी जाती। तो अपना अपना उन्होंने ध्यान बांट दिया, इराक में भी और अफ़गानिस्तान में भी। जी। फिर उसके बाद में उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा, ठीक है, सही था वो बात, लेकिन उस वक़्त उनको चले जाना चाहिए था। और उन्होंने शुरू किया अपना एक दूसरा एम, अफ़गानिस्तान नेशन बिल्डिंग का। अब वो नेशन बिल्डिंग का जो काम है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान जैसे देश में जहाँ पर इतने ट्राइबल हैं और जहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, हर एक ट्राइबल जो है वो बहुत मजबूत अलग अलग ट्राइब के लोग हैं जी। तो वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक एक मॉडर्नाइजेशन चीज़ें लाना ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और उसी में वो मात खा गए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी फ़ौज को यहाँ से हटा देंगे। आधे काम करने के बाद में उन्होंने सोचा कि अभी हम अपनी फ़ौज को हटा देंगे, और उसी की वजह से बाकी जो देश थे, यूरोपियन और बाकी थे, उन्होंने भी अपनी फ़ौजें हटाने की। तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा लेसन आता है कि हमको स्ट्रैटेजिक कामों के ऊपर अपना जो मुद्दा है, अपना एम है, उसको क्लियर रखना चाहिए और उसके ऊपर ही चलना चाहिए। आप इधर उधर फिर करोगे तो आपको नुकसान होगा। सर, हम ये देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं पहले कि जब अफ़गानिस्तान में रशिया इंटरेस्ट ले रहा था तो अमेरिका तालिबान की मदद कर रहा था। जब रशिया अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गया तो अमेरिका तालिबानियों के खिलाफ हो गया। क्या अमेरिका ने अब ये कल्पना की थी कि जैसे ही वो अपनी सेनाओं को अफ़गानिस्तान से हटाएगा ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि उनकी अमेरिकन की जो असेसमेंट थी, खासकर इंटेलिजेंस असेसमेंट, वो गलत रही है। और उससे सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जो अब जिस तरीके से उनको भागना पड़ा है और जिस तरीके से वहाँ पर नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई हैं अफ़गानियों की खासकर, तो उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट जो हैं वो गलत रही हैं। स्ट्रैटेजिक असेसमेंट और इंटेलिजेंस असेसमेंट में वो गलत रही हैं। अमेरिका का खरबों रुपया अफ़गानिस्तान में खर्च हुआ सर, बहुत सारे सैनिक, अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। क्या मिला अमेरिका को? आखिर में तो उनको बल्कि बदनामी ही कहे, जिस तरीके से वो भागे हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त के ऊपर, अमेरिकन इज़्ज़त के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर लोग अभी उंगली उठाएंगे। सर, ये जो तालिबान का कब्ज़ा जब अफ़गानिस्तान पर हुआ तो चीन ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने तुरंत उनके समर्थन में अपने बयान दिए, उनके साथ खड़े नज़र आए। तो इस गठजोड़ को आप आगे कैसे देखते हैं? अभी हो सकता है कि एक दो और देश भी उनको मान्यता दे दें। जी सर। मेरे दिमाग में इस वक्त आता है कि शायद टर्की और ईरान भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हर एक नेशन जो है अपनी अपनी इंटरेस्ट देखता है। चीन भी अपनी इंटरेस्ट देख रहा है। जी सर। उन्होंने शायद अपना, उनका एक तो CPEC को बढ़ाने का उस तरफ, जी सर, और दूसरा जो माइंस हैं वहाँ पर, कॉपर माइंस और बाकी हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने का या उनको एक्सप्लॉइट करने का। तो हर एक जो देश है, पाकिस्तान, चीन, रशिया, ये सब अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। जी सर। और आगे इसके बाद में क्या होता है, ख़ासकर ये देखा जाएगा कि तालिबान अपने देश में कैसे राज करते हैं और
अपने बाकी दुनिया के देशों के साथ में किस तरीके का रिलेशन बढ़ाते हैं। भारत ने सर अफ़गानिस्तान की संसद बनाई, अफ़गानिस्तान के विकास के लिए हमने भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। हमको क्या मिला सर इससे? देखो, एक तो हमने शायद $3 बिलियन के करीब खर्च किया है उसमें, और उसके बीच में ख़ासकर जो एजुकेशन, उनकी हेल्थ या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वो किया है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि वो हमारा कोलेटरल नुकसान हुआ है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ में अफ़गानियों के दिल में जो है और भी जगह बन गई है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वहाँ के नेशन के जो लोग हैं, अफ़गान लोग हैं, अभी भी उनके दिल में जो है भारत के लिए इज़्ज़त है, प्यार भी है जी। तो इसका कभी ना कभी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। नहीं, उन्होंने सर जो भारत ने अफ़गानिस्तान में किया, तालिबानियों ने उसका धन्यवाद भी किया, शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान जिस तरह से आक्रामक रुख रखते हैं भारत के खिलाफ, तो इस मौजूदा हालात का अफ़गानिस्तान का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखो, इस वक्त शॉर्ट टर्म में मत देखो इस चीज़ जी। को, इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म में देखो। जी। ठीक है। मैंने बोला है कि इस वक्त आप सोचोगे कि ये कोलेटरल नुकसान हुआ है जी। लेकिन दूर की अगर देखी जाए तो उसमें भारतीय लोगों का और भारतीय सरकार का अफ़गानिस्तानियों के ऊपर, अफ़गानों के ऊपर जो है वो उनका प्यार बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो जानते हैं सर। तो उसका कभी ना कभी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी सर अफ़गानिस्तान को लेके? आई थिंक हमको थोड़ा वेट और वॉच करने की ज़रूरत है जी। सब्र के साथ में थोड़ा देखना चाहिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। जी सर। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के हालात लेकिन बाकी जो देश हैं, ख़ासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं, ना सिर्फ USA बट ऑल्सो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या रशिया है या इन लोगों की क्या वो चलती है। तो हमको इमीडिएटली तो जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद में हम जब वेट एंड वॉच की पॉलिसी करते हैं, साथ साथ में हमको ये भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो हम बाकी देशों के साथ में क्या कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री कार्रवाई हो या वो डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो, तो उसके लिए हमको मंसूबे प्लान बनाने पड़ेंगे। सर, अफ़गानिस्तान तो 20 साल पहले जहां खड़ा था आज फिर वहीं आके खड़ा हो गया, तो तालिबान के राज में अफ़गानिस्तान का भविष्य क्या है? ये देखना पड़ेगा कि ये जो तालिबान 2 अभी आया है उसका वो कैसे काम करते हैं। अगर उन्होंने तालिबान 1 की तरह काम किया जो लेट 90s में 95-96 के उस सालों में, तो फिर तो ख़राब हालत है, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो बदल गए हैं और वो देखने की ज़रूरत है, अब पता चल जाएगा अगले 1-2 महीने के अंदर ही, तो उसके मुताबिक फिर कार्रवाई होगी पूरी दुनिया की, हमारी भी होनी चाहिए। जी, शुक्रिया मलिक साहब पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय थल सेना के पूर्व चीफ BP मलिक, जिनका ये मानना है कि ये देखना होगा कि तालिबान 2 अफ़गानिस्तान पर किस तरह से राज करता है और दुनिया के साथ उसके किस तरह से संबंध स्थापित होते हैं। इसके साथ ही भारत को भी हालात के मुताबिक अपनी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री की रणनीति तय करनी पड़ेगी। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंचकुला।